युवा पत्रकार साथी हमारे साथ मौजूद है। बारीगढ़ के जो तमाम समस्याओं को, तमाम मुद्दों को शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं, प्रकाशित करते हैं अपने तमाम संस्थानों के जरिए। इनकी क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम डीडी प्रजापति है। मैं पेशे से सोशल एक्टिविस्ट हूँ और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेता रहता हूँ, समाज के मुद्दे उठाता हूँ। तो समाज के मुद्दे आप उठाते हैं, तो समाज के ऐसे क्या अहम मुद्दे हैं? अगर चंदला विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए या बारीगढ़ क्षेत्र की बात की जाए, वो कौन सी बेसिक मुद्दे हैं जो अब तक जिनकी नजरें रायत नहीं हुई प्रशासन शासन की? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जो चंदला विधानसभा, यहाँ की बेसिक जरूरत है रोटी, कपड़ा, मकान, व्यवसाय, बेरोजगारी, महंगाई, ये यहाँ की मूलभूत समस्या है। सड़क, पानी, बिजली, ये भी समस्या है। मैंने ये जो समस्याएं बताई हैं, ये हर व्यक्ति की समस्या है। अब मैं एक एक चीज पे आपको फोकस करूंगा कि सबसे पहले आती है यहाँ का पलायन व्यवस्था, बेरोजगारी। हमारे यहाँ का 70% आदमी आज भी चले जाइए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र में डला हुआ है। गांव देहातों में चले जाइए तो 30% लोगों के घर में ताले लगे हैं। क्या ये जनता जो सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि लोग, इनकी जवाबदेही नहीं बनती कि इन लोगों के लिए भी कोई यहाँ व्यवसाय, रोजगार दिया जाए? इस मुद्दे पर बहस करनी चाहिए। इनको बताया जाए कि इस तरीके की गतिविधियां भी आप लेकर आइए। बेरोजगार आदमी जब घर से, गाँव से चला जाता है और अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए वो वहां लड़ रहा है, वो दूसरे प्रांतों में लड़ रहा है, तो ये हमारे लिए तो एक बुद्धिली वाली समस्या है। मैं नहीं कहूंगा कि मध्य प्रदेश भले ही किसी भी पद्धति में काम करती है, लेकिन ग्रामीण इलाके में कोई काम नहीं हो रहा है जो हम लोग जेन्युइन देखते हैं। जी। दूसरा मुद्दा है हमारा, जो हमने बताया कि हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का अभाव हम 3 तरीके से देख सकते हैं। पहला, लॉजिकली जितने भी हमारे यहाँ के शासकीय कर्मचारी हैं जो स्कूलों में टाइम से नहीं जाते, जो जेन्युइन आज की डेट में हम लोग देखते हैं, यहाँ ना कोई व्यवस्था है हमारे यहाँ, ना किसी तरीके की यहाँ जो प्रक्रिया शासन के अधिकारी कर्मचारी लगाए हैं, ना कोई चेकिंग व्यवस्था है। तो बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कक्षा 5वीं का बच्चा है, उसको छोटा बड़ा नहीं आते, किताब नहीं पढ़ पाता है, दूसरी बेटी निकालो। और ये देखा जाए, अगर किसी तरीके से अगर हम मान लें कि वो बच्चे अगर किताब नहीं पढ़ते हैं और वो आगे चलकर जाएंगे, 10-12 में पहुंचेंगे, तो क्या होगा हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य? कैसे हमारा गांव विकसित होगा? तो कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए और इनकी जवाबदेही बनती है। आगे चलते हमारे यहाँ गांव में आज भी चले जाइए, प्रधानमंत्री ने एक सपना दिया था कि स्वच्छ भारत बनाएंगे। आप लोग इतने सारे ग्रामीण एरिया में जब गांव के अंदर घुसते हैं तो स्वच्छ भारत कहाँ तक नजर आता है? ये मुद्दे जब हम देखते हैं, भाई गंदगी रहती है, लोग बीमार होते हैं, ग्रसित होते हैं। अभी कोरोना नामक इतनी भयंकर बीमारी रही, फिर भी लेकिन वहां पर ये किसकी जवाबदेही है? बजट आता है, सरकार भेजती है, लेकिन जितने भी सरकार के नुमाइंदे हैं वो बजट को बंटाढार करने में लगे हैं। आज तक कोई विकास नाम की चीज नहीं प्रदर्शित कर पाए हैं जनता के सामने। आगे मैं लेके चलता हूँ, स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है सरकार की। स्वास्थ्य को लेकर चले जाइए तो डॉक्टर के ना आने का टाइम है ना जाने का टाइम है। हॉस्पिटल खुला है, दवाइयां है भी नहीं, ये किसी को पता नहीं है। आदमी आता है 50-50 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर से, और ऐसे ही चली जाती है। हमारे बारीगढ़ में भी देख लीजिए, 2-3 महिलाओं की मृत्यु हो गई यहाँ पर, लेकिन अभी तक कोई भी जवाबदेही, जो सरकार के नुमाइंदा जनप्रतिनिधि बैठे हैं, आज तक वो देखने नहीं आए कि क्या समस्याएं हैं और किस तरीके की हमारे यहाँ की प्रक्रिया है। और मैं आपको बता दूं कि जिम्मेवार लोग जब अपनी जिम्मेदारियों से हट जाते हैं तो जनता में कहीं आक्रोश पैदा होता है और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि बदलाव, परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन किसी न किसी तरीके की, इस तरीके की गतिविधियां सरकार को संज्ञान में लेनी चाहिए, लेकिन अभी तक शायद हमारी नजरों में कोई नहीं आया है। इसके बाद मैं आपको दूसरी ओर ले चलता हूँ, पानी की समस्या। ये कहते हैं कि नल जल योजना चलाई गई शासन की, बहुत अच्छी योजना है, उसका प्रोस्पेक्टस ही बहुत अच्छा जो कागजों में, लेकिन जब धरातल में जाते हैं, आप चले जाइए किसी भी गांव में जाइए तो वहां पर अगर 10 नल लगे होंगे तो 10 नलों में आप देखेंगे तो कम से कम 8 नलों में पानी नहीं आ रहा होगा। बिल्कुल ठीक है ना? तो भाई शासन की कौन सी योजना, भाई शासन क्या कहती है कि हमारी कौन सी योजना का लाभ जनता को दे रही है? भाई जनता को उसने कह दिया, तो गिनाती है ना कि हमने पैदा होने से लेकर मरने तक की योजनाएं बनाई, हमने लाडली बहना योजना दी, हमने लाडली लक्ष्मी बहना, लाडली लक्ष्मी योजना दी, हम किसान सम्मान निधि, इन योजनाओं को गिनाती रहती है। बेसिक चीजें कहीं ना कहीं देखिए क्या है, सरकार ने गिनाया कि हमने लाडली बहना योजना दी, ठीक है ना, पर्टिकुलर। तो शासन का मतलब जब चुनाव आया, जब आपने लाडली बहना योजना चालू की, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये वोटर का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है? क्या इससे बेसिक जरूरत? कमलनाथ बोले हम 1500 देंगे, तब सीएम कह रहे हैं हम धीरे धीरे 3000 दे देंगे। देखिए क्या है कि आप
जो जेन्युइन चीजें हैं भाई, क्या है तो रोटी कपड़ा मकान और सड़क पानी बिजली, ये आदमी की बेसिक जरूरत है, कुछ नहीं चाहिए, ये आदमी की बेसिक। भाई घर मकान होगा आदमी का, उसको क्या रोजगार मानते हैं? मिलेगा। अच्छा बताइए आप, सड़क की बात कर लें, बिजली की बात कर लें, पानी की बात, कितना सुधार हुआ है जो अपेक्षाकृत और होना चाहिए, लेकिन सुधार तो हुआ है, ये तो मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देखिए कहीं ना कहीं आपका कहना है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में जो आदमी चले जाइए, एक दिन बिजली कट जाती है, 4 दिन नहीं आती है। कई जगह डीपी भी नहीं रहती, 2-2 4-4 दिन लोग परेशान। ये जवाबदारी जनप्रतिनिधियों की है ना, जो सत्ता पे बैठे हैं। लेकिन वो तो भाई योजनाओं का गाना गाते हैं केवल। भाई सरकार योजना क्यों गिना रही है भाई, उनकी मूलभूत सुख सुविधाएं तो पूछे, जनता के बीच में जनप्रतिनिधि जाए ना, कहीं ना कहीं तो कमी है ना। क्या मानते हैं ये चुनाव में कितना असर डालेंगी ये चीजें बेसिक जो आपने बताई? ये जितनी भी बेसिक जरूरतें हैं चुनाव में मेरी समझते तो ये बहुत बड़ा असर डालेंगी, और इसका जो आने वाली पीढ़ी में भी बहुत बड़ा असर एक देखने को जा रहा है कि हमारी जो सरकारें बनी है वो किस तरीके का। करप्शन को लेके क्या कहेंगे? करप्शन तो ये मान कर चलिए कि शायद एक पांव रखने के बाद दूसरा पैर जब हम रखते हैं तो करप्शन स्टार्ट हो जाता है। करप्शन की न्यूज़ सबसे ज्यादा जो किसान परिवेश में देख लीजिए, सबसे ज्यादा करप्शन से किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, बेरोजगार परेशान है, और कहीं हद तक कर्मचारी भी परेशान है, जानते हुए भी कि ये करप्शन है, लेकिन वो भी परेशान है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि और बनने वाली सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। अगर ये ध्यान नहीं देगी तो ये एक दिन हमारे देश की दुर्गति का सबसे बड़ा हिस्सा बनेगा करप्शन। चलिए, दुर्गति का बहुत बड़ा कारण बनेगा करप्शन, और सड़क बिजली पानी रोटी कपड़ा मकान जैसी बेसिक जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आज भी ग्रामीण परिवेश में देखने को नहीं मिलती, जिसके उदाहरण तमाम इन भाई ने बताया। क्या शुभ नाम है आपका? चंद्रपाल साहू। साहू जी क्या करते हैं पेशे से? आप शायद पत्रकार हैं। जी 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 बताएं साहू जी, जैसे चुनावी माहौल चल रहा है, तमाम सारी घोषणाएं भी हो रही हैं, योजनाएं गिनाई जा रही हैं, लेकिन बेसिक चीजों पर, क्षेत्रीय समस्याएं जो है, लोगों की मूलभूत समस्या, उस पर कितनी खरी उतरी है सरकार? क्या कहेंगे? सरकार ने जो अभी हाल ही में लाडली बहना योजना लॉन्च की है महिलाओं के सम्मान में, तो सरकार को महिला सुरक्षा पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे अपन लौकुश नगर अनुभाग की बात कर लें, लौकुश नगर अनुभाग में इतने सारे थाने हैं, अपन प्रकाश मोरी थाना ले लें, गोरहा थाना ले लें, सरवई थाना ले लें, जहाँ पे महिला थाना बने हैं, पर महिला थाने में बेडरूम बने हुए हैं, यानी वहाँ पे किसी प्रकार का संचालन नहीं होता है, स्टाफ ही नहीं है, स्टाफ भी नहीं है, और वहाँ पे कोई महिला आरक्षक भी नहीं है। जैसे अपन लाडली बहना योजना महिला के सम्मान में चला रहे हैं, महिला को आप स्वाभिमान बनाइए ना, उनको रोजगार दीजिए, उनको लोन की सुविधा सरल कीजिए, ताकि वो, उनको प्रशिक्षण दीजिए ताकि वो उसमें खुद का स्वरोजगार हो, और दूसरा उनकी सुरक्षा के लिए सरकार को उपाय करने चाहिए। और यदि उनके साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो जब महिला आरक्षक ही नहीं है तो उनकी सुनवाई कौन करेगा? दूसरा, ये जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजना महत्वपूर्ण योजना है, जो जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का सीधा ये था कि गरीब के ऊपर सिर के ऊपर छत होनी चाहिए। तो ये योजना भी अदर की यानी ऐसी है कि जिस गरीब को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए था, जो वास्तविक पात्र थे, कहीं ना कहीं उन लोगों को लाभ न मिलके जो गुडविल वाले आदमी थे, जिनको सरपंच से अच्छी बनती थी, नगर पालिका में ले लेंगे नगर पालिका अध्यक्ष से अच्छी बनती थी, उन्हीं लोगों को। लेकिन सरकार का उद्देश्य तो है कि ऑलमोस्ट हम सभी तक पहुंचाएंगे, भले हाँ देर सवेर हो रही है, चयन प्रक्रिया गलत है। सभी तक पहुंचाएंगे, सही है, तो बशर्ते सबसे ज्यादा जरूरत तो उसको है ना जिसके घर पे खपरेल है, जिसके छत पे खपरेल है, जिसके घर पे ऑलरेडी छत बनी है। क्या मानेंगे इसकी वजह? क्या सिस्टम की कमी? शासन ने तो योजना चला दी, शासन ने योजना नहीं, शासन योजना चला के मॉनिटरिंग करना भूल जाती है। योजना किस तरह से लागू हो रही है, निचला स्तर सही तरह से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको बेकायदे मॉनिटरिंग यदि हो, वरिष्ठ अधिकारी इस चीज को संज्ञान में लें कि इसका सही तरह से योजना लागू हो रही है, सही लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तभी तो योजना को कारगर बनाया जा सकता है। मॉनिटर टीम भी तो होती, लेकिन वो वजह क्या है? मॉनिटरिंग क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो पाती है? ऐसा कुछ नहीं, मॉनिटर टीम होती तो मॉनिटर टीम के ऊपर भी मॉनिटर टीम होती है। जिले का सबसे बड़ा वरिष्ठ अधिकारी कलेक्टर होता है, कलेक्टर के संज्ञान में कलेक्टर के हर संज्ञान में, हर जन सुनवाई में सैकड़ों ऐसे मामले जाते हैं, तो वजह क्या है? तो कलेक्टर के संज्ञान बेसिक आप क्या मानते हैं वजह, जो सही लोगों तक योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वो बेसिक वजह क्या मानते हैं? बेसिक वजह सही योजना, करप्शन मानते हैं या पक्षपात मानते हैं? करप्शन है, पक्षपात है, बशर्ते जो दूर है नीचे से ऊपर तक है। सरकार जो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जितने भी कर्मचारी सब बीजेपी सरकार के अधीन है। मुख्यमंत्री कलेक्टर को नियुक्त करता है कि आपको फला जिले का कलेक्टर बनाया जा सकता है। यदि मुख्यमंत्री प्रदेश से स्टेट टाइट हो कि आपके जिले से मुझे ये शिकायत नहीं आनी चाहिए, तो कैसे ना काम होगा? कलेक्टर साहब को खुद मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। टहल के सस्पेंड कर देते, मैंने
चलो इसकी शिकायत आई, मैंने सस्पेंड किया, तो ऐसा भी तो होता है, लेकिन बाद में हाई कोर्ट से वो स्टे ले आते हैं। सस्पेंड करने का भी एक रीजन होना चाहिए। आप सस्पेंड कर रहे हैं, रिजल्ट कहाँ नहीं कर रहा है, समूहों में खाना नहीं मिल रहा मेनू के अनुसार, आप सस्पेंड कर रहे हैं। आप चेक करिए, उनको नसीहत दी, जिस समूह की एक बार गड़बड़ी मिल जाए उसको हमेशा के लिए निरस्त कर दो। चलिए बेसिक चीजों पे आ जाते हैं। चुनावी समय चल रहा है, आपको क्या लगता है बारीगढ़ की सबसे अहम समस्या आपकी क्या है? बारीगढ़ की सबसे अहम समस्या हमारी ये है कि हमारे यहाँ के जो ज्यादातर लोग, यहाँ के 60% लोग खेती पे डिपेंड है। हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा 60% लोग, 40% में 20% लोग बिजनेस करते हैं, 60% खेती करते हैं, 20% लोगों को खुद का कोई ना कोई डेली वाला बिजनेस होता है। तो हमारी तो समस्या सबसे बड़ी अन्ना जानवरों की है। तो हमारे यहाँ जो अन्ना जानवर हैं, जो फालतू घूमते रहते हैं, जो किसानों की फसलों को बर्बाद करते हैं, तो वे कहते हैं यहाँ पे तो एक गौशाला का निर्माण होना चाहिए था। वैसे जनपद अपनी गोरहार की बात कर लें, जनपद गोरहार में 2020 और 21 से लेकर 15 गौशालाएं चलाई गई, संचालित की गई, स्वीकृत की गई। चलिए वो अभी प्रभाव में नहीं है, और कुछ वो तो प्रभाव बंद पड़ी है। तो हमारी यही नगर की ये समस्या है कि हमारे यहाँ पे गौशाला होनी चाहिए, ताकि अन्ना जानवर गौशाला पे रहें, किसानों की फसलों को चौपट होने से बचाएं। दूसरी, पुलिस का सख्त पहरा हो, इसलिए पुलिस स्टाफ भी होना चाहिए, स्टाफ की भी कमी है। जो स्टाफ स्वीकृत है वो स्वास्थ्य व्यवस्था, जी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या स्वास्थ्य कहेंगे? व्यवस्था ये थी, स्वास्थ्य व्यवस्था जो जितना स्टाफ स्वीकृत है गवर्नमेंट की तरफ से, उस स्टाफ को डेली आना चाहिए। जो लोग नहीं आते हैं तो उनपे वरिष्ठ अधिकारी पेपर में खबरें प्रकाशित होने के बाद भी संज्ञान में नहीं लेते हैं, कोई कठोर कदम नहीं उठाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। अगर बात करें बेसिक समस्याओं की, तो अन्ना जानवरों की समस्या हो, स्टाफ की कमी हो, या स्टाफ समय पर ना आने की बात कही हो, पुलिस स्टाफ की भी बेहद कमी बताई। वहीं पर अगर बात करें तो सबसे अहम बात यह भी है कि यहाँ का किसान परेशान है, यहाँ का मजदूर परेशान है, पलायन के लिए मजबूर है, और सबसे अहम बात यह है कि सिंचाई के भी साधन के अभाव हैं। अगर चंदला बेल्ट की बात की जाए, सरवई तक नहर है, लेकिन गौरिहार और बारीगढ़ जो इलाका है वहां तक आज तक किसानों को नहर की सुविधा भी नहीं मिली है। आने वाले समय में वोटर किस तरह से क्या निर्णय लेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल चंदला विधानसभा क्षेत्र के बारीगढ़ से दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम मेंबर अभिषेक चौरसिया, अवधेश चौरसिया, संजय यादव और अभिषेक रिछारिया को इजाजत। नमस्कार।